आप तो मेरे भाई है। ऊपर वाले का वास्ता मुझ पर रहम करे। लड़कियों के माँ बाप ये कहानी ज़रूर सुने। वह मेरे सामने ही थे। वह मुझे घसीट कर लेकर जा रहे थे और ले जाकर पीछे गाय भैंस के बाड़े में बंद कर दिया और गुस्से में कहने लगे, खबरदार अगर तू यहाँ से निकली, यहाँ से अपनी आवाज़ भी निकाली तो मैं चीखती चिल्लाती रही, भाई भाई ऊपर वाले के वास्ते मुझ पर थोड़ा रहम कर दो। मैं सारी रात भला इन गाय भैंसों के बीच कैसे गुजारा करूँगी। यही तेरी सज़ा है। तूने जो काम किया है इसके लिए आज फिर तुझे तेरे लिए नई सज़ा का इंतज़ाम किया गया है। मगर भाई आखिर मेरा कसूर ही क्या है। वह हंसकर बोले, तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू एक लड़की है, और दूसरी ये है कि तू मेरी बहन है, और तीसरी ये कि तू इस घर में जो पैदा हुई है। मगर भाई ऐसा नहीं है। रोते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानता। मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया था और मैं सारी रात बचती बचाती उन जानवरों के बीच सोई रही थी। जरा देर से नींद लगी तो गाय लात मार कर उठा देती थी। मैं डरती सहमी हुई जागती रही। नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा था, मगर सोती भी तो कैसे। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे सगे भाई ने मेरे साथ ऐसा सौतेला जैसा रवैया क्यों किया। क्या मेरी यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, या फिर मेरी गलती ये है कि मैं उनके यहाँ बहन हूँ, उनका कोई दूसरा सहारा नहीं हूँ, उनका भाई नहीं है जो कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बाजू बनकर खड़ा रहे। दूसरी तरफ मेरे मजबूर माँ बाप जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी भाई के नागवार रवैये के आगे उनका बस नहीं चलता था और वे मुझे नहीं बचा पाते थे। सुबह होते ही भाई ने दरवाज़ा खोला और जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा था। आगे माँ और बाबा आ गए। तेरी इतनी मजाल जो तूने मरियम को रात भर इन जानवरों के बीच रखा। तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। न जाने हमारी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। माँ मुझे गले से लगाकर खूब ज्यादा प्यार करने लगी थी और इतनी देर में मरियम मरियम करते बाबा भी चले आए थे। अच्छा तो ये पूरी रात यहाँ पर थी। इससे पहले कि बाबा कुछ कहते माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था और उंगली का इशारा भाई की तरफ करते हुए कहने लगी, इसे तो न जाने कैसा खौफ हो गया है मेरी मासूम सी बच्ची से, और आप खड़े क्या मुंह देख रहे हो। ले जाओ अपने इस लाडले को मेरी नज़रों के सामने से बहुत दूर। मैं इसे 2 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ मुझे प्यार से समझाते हुए घर ले आई थी। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी और मुझ पर तो गमों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। जब से मैंने इस जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तब से भाई ने मेरे ऊपर जुल्मों का पहाड़ तोड़ दिया था। अक्सर सुना जाता है कि भाई तो बहनों के लिए ढाल होते हैं जो हर आने वाली मुसीबत को खुशी खुशी सबसे पहले अपने गले लगा लेते हैं। मगर मेरे यहाँ तो मेरा भाई मेरे ही मिजान का दुश्मन बन गया था, जबकि बचपन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह मुझसे प्यार करता था, मगर अब न जाने वो मुझसे क्या चाहता था कि उसने मुझे जलील और रुस्वा करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी और मुझे यकीन ही नहीं था कि ये सब मेरा ही भाई है मेरे साथ कर सकता था, क्योंकि मैं अपने भाई को बचपन से ही बहुत ज़्यादा चाहती थी और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और न जाने उसे लेकर मैंने क्या क्या ख्वाब देख रखे थे कि हम दोनों तो बहन भाई हैं, वह मेरा एक लौता भाई है और वह मुझ पर आने वाले हर मुसीबत से लड़ मर जाएगा, कभी मुझ पर आज नहीं आने देगा। लेकिन हर बार आज मेरे ऊपर इसी की वजह से आती थी। कभी कभी तो मैं यही सोचती थी कि अभी मेरे माँ बाप जिंदा है और मेरे साथ है, नहीं तो मेरा क्या होता। शायद भाई तो मुझे पैदा होते ही दफन कर देते या फिर जिंदा ही चला डालते। मगर माँ बाप थे तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वह मुझे हमेशा ही भाई के जुल्म और सितम से बचा लेते थे और मेरी ढाल बन जाते थे, खासकर मेरी माँ। एक रोज़ मैं अपनी माँ की गोद सर रखे हुए लेटी थी। माँ मुझे एक बात तो बताओ, भाई मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। आखिर ऐसा मैंने क्या कर डाला है जो उसे मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं होता है। माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी थी कि तू फिक्र क्यों करती है मेरी बच्ची, हम हैं ना तेरे साथ। जब तक तेरे माँ बाप तेरे साथ है तब तक तेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। तो अमन क्या चीज़ है, तुम इन सब के बारे में मत सोच। हम तेरे लिए जल्दी कोई लड़का तलाश करते हैं और तुझे तेरे भाई से बहुत दूर करते हैं। मगर माँ ऐसा क्यों, भाई को ऐसे मुझसे क्या तकलीफ है जो आप इस तरह मुझे इस घर से दूर करने की बातें करती है, वह भी एक बार नहीं बार बार। माँ मेरी बात सुनकर ही घबराने लगी थी और कहने लगी थी, वह तुझमें किसी वक्त फुर्सत से बताऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, सो जा, आराम कर। मैं आंखें बंद कर 2 मिनट चैन से ही लेटी थी कि अमन की भारी आवाज़ ने मुझे फिर से जगा दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो खड़ी हो जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। और तुझे किसने कहा था कि माँ के पास गप्पे मारने को जा, जल्दी जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा, नहीं तो तेरा हश्र बुरा कर दूंगा। मैं जल्दी से डरते डरते अपने कमरे में चली गई थी और सोने के लिए लेट गई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे
और मुझे दरवाजे के नीचे से खाने की प्लेट दिखाई दी तो मैं जल्दी से दौड़ी चली गई और खाना खाने लगी। भूख से मैं पागल होती जा रही थी। सारा दिन भूख से मेरी हालत बुरी हो जाती थी। मुझे भाई की इजाज़त ही नहीं कि अम्मा और बाबा के साथ बैठकर थोड़े शब्द प्यार से बोलूं या उनके साथ खाना खा सकूं। मैं माँ और बाबा के साथ खाना नहीं खाती थी, लेकिन हर रात मुझे चुप कर खाना दे दिया जाता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे बाबा मुझे भूखा नहीं सोने देंगे। वह सबके सो जाने के बाद मुझे खाना दे दिया करते थे। रात बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की शिद्दत से मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। जब आंखों में नींद नहीं थी तो मैं बचपन के दिन बहुत याद आ रहे थे और मेरे भाई अमन मेरी जान से ज़्यादा परवाह करते थे, किसी से कम नहीं समझते थे, बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते थे। मेरी ज़रा सी चोट लग जाती तो मेरे माँ बाप और भाई तो ऐसे हो जाया करते थे कि ना जाने घर में क्या हो गया है। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे और फिर जब भी मैं स्कूल जाती तो भाई की उंगली पकड़ कर जाती थी और भाई सारे ज़माने में मेरी तारीफ़ के पुल बांधते जाते कि ये मेरी बहन है जो मुझे सबसे प्यारी और लाडली है। और मुझे गलती से कोई कुछ भी कह देता था या डांट देता था तो भाई उस पर ही गुस्सा करने लगते थे कि किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसको हाथ भी लगाया तो मैं सारी दुनिया में कयामत ला दूंगा। और फिर किसी की इतनी मजाल ना होती थी कि कोई भी मुझे ज़रा भी तंग करे। ज़िंदगी गुजार रहे थे और मेरे माँ बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने हमें तालीम भी दिलवाई और भाई को भी ज़्यादा हुनर सिखाया और मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उस वक्त भाई खुद कहते थे कि इसे मैं खूब ज़्यादा पढ़ाऊँगा और जो ही मैंने 10वीं पास की तो भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और वह मुझे बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं देते थे। और पहले यही भाई था जो मुझ पर जान छिड़कता था। उस वक्त हमारे घर माँ की बहन खाला आया करती थी जो आकर हम दोनों बहन भाइयों को खूब ज़्यादा प्यार करती थी और हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाया करती थी। मगर एक बात बहुत जो अजीब मालूम होती थी, मुझे तो बहुत ताज्जुब होता था जब माँ मुझे चुप कर खाला से दूर रहने के लिए कहती थी और कहती थी कि उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और उनसे घुलना मिलना इतना अच्छा नहीं है। मैं जब भी सवाल करती कि ऐसा क्यों है, वे कहती बस जितना कहती हूँ उतना सुन लो, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ मैं ये भी देखती थी कि खाला भाई का हाथ पकड़कर उन्हें अकेले कमरे में ले जाती थी और ना जाने घंटों घंटों उनसे बातचीत करती थी और ख़ासकर माँ और बाबा की गैर मौजूदगी में। लेकिन खाला का ये बर्ताव मुझे बहुत अजीब मालूम होता था और माँ का भी उनका इस तरह बार बार घर आ जाना अच्छा नहीं लगता था। न जाने क्यों इस तरह चलता रहा और मुसलसल ये सब होता रहा। और इसी तरह अचानक कुछ दिनों बाद हमारे घर खाला का आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। जब हम दोनों बहन भाइयों ने उनकी खैरियत मालूम करने माँ बाबा से कहा कि चलकर उनके घर देखते हैं तो माँ और बाबा ने साफ मना कर दिया था। उस पर तो अमन भाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने माँ से बहुत बुरी तरह से बात की। माँ ने कहा कि उस औरत ने ना जाने हमारे बच्चे को क्या पट्टी पढ़ा दी है। माँ की इस बात पर पहली बार भाई ने माँ को घूरते हुए कहा था कि खबरदार, अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कुछ कहा तो वह हमारी खाला है और आप भला कैसे कह सकती हैं, वह आपकी तो बहन है। मगर बेटा, बात कुछ ऐसी है कि खाला अच्छी औरत नहीं है। वे मेरी बहन ज़रूर है लेकिन वह घर घर जाकर झगड़े करा देती है। उसकी ये पुरानी आदत है। उसे कोई काम धंधा तो है नहीं, ना ही कोई औलाद है। एक बूढ़ा पति है, वह कोई काम करता नहीं, ऐसे मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और वह ऐसे ही मुंह उठाए घर घर जाकर लोगों के झगड़े करवाती है। खबरदार, मैंने कह दिया ना। भाई तो मुंह मोड़ कर अपने कमरे में चले गए थे और वह तो उनके खिलाफ एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। और दूसरी तरफ मुझे भी लगा शायद माँ ठीक कह रही है, वह हमारी खाला होने से पहले उनकी सगी बहन है और वे अपनी बहन को क्यों बुरा भला करेंगे। और फिर वह सच ही तो कह रही है। कुछ दिनों से अमन भाई का रवैया भी बहुत सा बदल गया था। वे घर में माँ बाबा और किसी से भी सीधे मुँह बात नहीं करते थे और ज़्यादातर खामोश ही रहते थे। और दूसरी तरफ माँ बाबा के दरमियान भी एक दो बार इस बात को लेकर झगड़े भी होने शुरू हो गए थे और इसी तरह हम बड़े होते रहे। और एक रोज़ खबर आई कि खाला की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। किसी ने उनके मोहल्ले से आकर हमें खबर दी थी और माँ बाबा उनकी तबीयत और हाल चाल जानने भी उनके घर नहीं गए थे, क्योंकि बाबा ने साफ मना कर दिया था
कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। वह फिर से इस घर में आना जाना शुरू कर देगी और हमारे घर का सुकून चैन सब बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं जानती थी कि कोई जाए ना जाए, भाई को कोई नहीं रोक सकता था। भाई ज़रूर जाएंगे वहाँ। पर अब तो मेरे दिल में भी शक पैदा होने लगा था कि खाला की वजह से ही भाई और हमारे घर के लोगों के बीच इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू होने लगी थी। और वही हुआ जिसका डर था। एक रोज़ भाई उनके घर छुप कर चले गए थे और फिर वही हुआ जिनका हमें आज तक यकीन ही नहीं आया। भाई ने खबर दी कि खाला का इंतकाल हो गया है। हम सबके तो होश ही उड़ गए थे। हमने तो दिल पकड़ लिया था और बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं माँ और बाबा को दोनों को ही संभाल रही थी। अचानक भाई ने वह कहा कि हमारे दोनों कान सुनने के काबिल नहीं रहे थे। आखिर वही हुआ ना जो आप चाहते थे। चली गई वो, गुजर गई हमेशा के लिए, और उसकी वजह आप सब लोग हैं। वह मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि इस लड़की की वजह से उनकी मौत हुई है। मैं तो शौक में ही पड़ी थी। भला भाई के कान किसने भर दिए? ये सब क्या कह रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खाला की मौत का हम सबको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वह आखिरी मुलाकात जिसमें भाई और खाला के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, किसी को कोई खबर नहीं थी। और उनकी मौत के बाद ही भाई ने अपने आप को पूरा बदल लिया था और खासकर मुझसे एक अजीब सी दुश्मनी पाल ली थी। वह सारी नफरत मुझ पर बरसाने लगे थे। कभी कभी तो माँ रोने भी लगती थी कि मेरी बहन ने मेरे बेटे को हम सब से दूर कर दिया है। वह ऐसा क्यों कर गई है? हम नहीं जानते थे। माँ ने कहा उसकी मौत का गम हमें भी उतना है जितना कि अमन को है, लेकिन वह तो किसी को सुनने को तैयार ही नहीं था। और बस उस दिन से ही खाला के मरने के बाद ही हमने अमन भाई को बिल्कुल ही बदला हुआ पाया। वह हम पर जुल्म ढाते हुए बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे। और एक रोज तो मैं दंग ही रह गई थी जब माँ रात को घबराते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, जा मरियम जा, जल्दी जा यहाँ से, फौरन ही भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वे तुझे उन लोगों के हाथों बेच देंगे। मगर माँ कौन? आप किसकी बात कर रही हो? वह तेरा भाई अमन। अभी अभी अपने कानों से सुनकर आई हूँ। वह तेरा सौदा कर चुका है और वह लोग कुछ ही देर में आ रहे हैं और तुझे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। माँ के सुनते ही मेरे ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। भला एक सगा भाई अपनी ही बहन को बेच सकता है? उसकी आत्मा इतनी मर गई। मेरे तो हाथ पैर ही फूल रहे थे और मैं फौरन ही अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली थी और दौड़ने लगी थी। मैं दौड़ते दौड़ते एक जंगल की तरफ आ गई थी और कुछ लोग तेजी से मेरी तरफ भाग रहे थे। शायद ये वही लोग थे जो मुझे लेने आए थे, मगर मेरे लिए उस वक्त खुद को बचाना बहुत ही ज़रूरी था और मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल आई थी। बस अब मेरे पैरों में और भागने की क्षमता नहीं रही और मैं सामने खड़े एक शख्स से टकरा गई थी और गिरकर बेहोश हो गई थी। और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मेरे सामने उस वक्त क्या हुआ और क्या नहीं। वह सामने खड़ा शख्स कौन था? जब मैं उससे टकरा कर गिरी तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। मैं जब होश में आई तो मैंने खुद को फिर से गाय भैंस के उस तबेले में पाया जहाँ मैं उसे एक चारपाई पर पड़ी थी और जहाँ मेरे खाने का इंतज़ाम किया गया था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मेरी नज़र खाने पीने की चीज़ें पर पड़ी तो मैं हैरत में आ गई और सुकून महसूस करने लगी कि मैं अपने ही गाय भैंसों के तबेले में हूँ और मुझे मेरे बाबा ने बचा लिया होगा और ये सामान उन्होंने ही रखा होगा और मुझे यहाँ बंद करने वाला वह शख्स वो मेरे बाबा थे। मेरा भाई जो मुझे आज बेचने चला था। मुझे तो अमन जैसे आदमी को भाई कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। और दूसरे रोज़ ही सवेरे मेरी माँ ने आकर मुझे वहाँ से हाथ पकड़ कर वापस घर ले आई थी और कहने लगी थी, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, मैं अपनी बच्ची को और जुल्म सहने नहीं दूंगी। और मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, अगर तेरे बाप में इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं तेरी जान बचा लूँगी, मैं तेरा ब्याह करूँगी। मैं तो सुनकर ही दंग रह गई थी। माँ, ये क्या कह रही हो? अभी अचानक से ब्याह? लेकिन मगर क्यों? माँ ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, मेरी बच्ची अब एक ही रास्ता है। इससे पहले कि तेरी इज्जत को तेरा भाई मिट्टी में मिला दे और कुछ गलत हो जाए और हमारा सिर शर्म से झुक जाए, इससे पहले कि मैं तेरी शादी कर दूंगी, तुझे तेरे घर रुखसत कर दूंगी ताकि मेरे मरने से पहले इस फर्ज से अदा हो जाऊं। फिर चाहे मुझे बाद में इस अमन का कत्ल करके जेल ही जाना पड़े। ऊपर वाले ना बख्शे मेरी उस बहन को जिसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है कि वह अपनी बहन को ही बेच देना चाहता है और हमें तो पहले ही अपने माँ बाप नहीं समझता। और ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की वजह से हुआ है जिसने सारी साजिश की है। माँ ने मुझे समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार कर दिया था और मैं भी मजबूरी में रजामंद हो गई थी और बाकी लड़कियों की तरह मैंने शादी के आने वाले ज़िंदगी के अच्छे अच्छे ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है।
कुछ ही दिनों बाद हमारे घर लड़के वाले आए और मुझे देखते ही पहली नज़र में पसंद कर गए थे और अपने घर भी लड़का देखने की इजाज़त दे गए थे। और दूसरे ही रोज़ माँ और बाबा भी उनके घर चले गए और घर जाते मम्मी ने मिठाई के डब्बे से मेरा मुंह मीठा कर दिया और कहने लगी कि लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और शरीफ खानदान का है। और तो और वे लोग बहुत ही अमीर हैं, उनका आलीशान घर है, घर का इकलौता और अकेला ही वारिस है। हमारी बेटी तो अब राज करेगी, राज। अपनी ससुराल में वे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। माँ ने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा तारीफ सुना दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और माँ के मेरे लिए सारी मुसीबतों को ख़त्म ही कर डाला था। बस कुछ और दिन बाकी थे, फिर मैं अपनी ससुराल की हो जाऊंगी और फिर घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगी और ना ही उस जालिम भाई की मुझे कभी शक्ल देखनी पड़ेगी। और उन दिनों तो वैसे भी अमन भाई शहर से बाहर गए हुए थे और उनके पीछे ही माँ बाबा का ख्याल था कि मेरी जल्द से जल्द मंगनी कर दी जाए। मगर मेरे दिल में भी नई उम्मीदों की किरणें जाग चुकी थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, वह अमन जैसा भाई मेरे साथ क्या करने जा रहा था। मैं शादी के ख्वाब सजाए बहुत कुछ सोच रही थी और अपनी शादी के दिन का इंतज़ार करने लगी थी और बार बार आसिम की तस्वीर देखती रहती तो माँ ने मुझे दे दी थी और उससे बात कर कर अपना दिल बहला लेती थी और सोच लेती थी कि कब वह दिन आएगा जब मैं आसिम की दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। और फिर वह दिन भी आ गया था जब मेरी माँ और बाबा ने भाई के ना होते हुए जल्द से जल्द चट मंगनी पर ब्याह कर दिया। वह लोग भी मान गए थे। उन लोगों का कहना था कि मंगनी की जगह हम निकाह कर देते हैं, फिर चाहे रुखसती में थोड़ा वक्त ले लिया जाए। माँ और बाबा इस बात पर रजामंद हो गए थे और मुझे भी समझाने लगे कि इस वक्त अमन मौजूद नहीं है और ये सबसे अच्छा मौका है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो सकती है। माँ और बाबा की बात पर मैं रजामंद हो गई और शादी के लिए राजी भी थी और वक्त से पहले तैयार होकर आईने में देख रही थी। थोड़े से मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे इस वक्त भाई की कमी महसूस हो रही थी, मेरा वही भाई जो मुझे बचपन में मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था और फिर ऐसा तूफान आया जो सब कुछ अपने साथ उड़ा कर ले गया था। और आज वही भाई अपनी ही बहन को चंद पैसों के लालच में गंदे लोगों के हाथों बेचने चला था। मैं रोते हुए भाई के कमरे में चली गई थी और अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर कर उनकी अलमारी से कुछ निकालना चाह रही थी। मैं दंग रह गई जब मुझे उनकी अलमारी से हर टूटे हुए खिलौने जो मैं फेंक दिया करती थी, हर वह बचपन के जूते, मेरे कपड़े और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो मैं हैरत ज़दा रह गई। और फिर अचानक मुझे भाई की अलमारी से एक ऐसी चीज़ हाथ लगी कि मैं चकरा कर गिरते गिरते खुद को मुश्किल से संभाल रही थी और साथ ही साथ मुझे वह हर दिन याद आने लगा था जो जुल्म भाई ने मेरे साथ किया था। मैं उस वक्त अजीब सी कशमकश में उलझी हुई थी और उस वक्त मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर थी कि मैं किसी कश्ती में सवार थी जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उस वक्त आंखें बंद करके सिर्फ यही सोच रही थी, काश इस वक्त अमन भाई यहाँ पर मौजूद होते, काश मेरे साथ ये नहीं होता। मैं दुल्हन बनी सीधा चलते हुए बाहर आ गई थी। सभी लोग आ चुके थे और शादी के लिए लड़के वाले मौलाना को अपने साथ ही ले आए थे और कुछ ही देर में मेरी शादी होने जा रही थी। आसिम सेहरा बांधे मेरा आने की राह देख रहा था और मैं उस वक्त कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं थी। मैं सोफे पर आकर बैठ गई थी। मेरी आंखें बार बार अभी भी दरवाजे पर किसी के आने की राह देख रही थी और शादी शुरू हो गई थी और दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी जब मुझे कबूल है का शब्द सुनाई दिया जो निकाह पढ़ते वक्त मुझसे मौलाना पूछ रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि काश अमन भाई यहाँ पर होते। यह सुनते ही माँ और बाबा मुझे बोलने लगे थे कि खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो उस बंदूक की गोली उसके आर पार हो जाएगी। मेरी नज़र यूं ही दरवाजे पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ी थी और दौड़ी दौड़ी जाकर उसके गले लग कर रोने लगी थी और मुझे फौरन याद आ गया था यह वही शख्स था जो मुझे उस वक्त बचाने के लिए आया था और मैं जिससे टकरा कर बेहोश होकर गिर गई थी और मुझे छुप छुप कर देखता था और मेरे लिए खाने रखता था। मुझे गाय भैंस के तबेले में रखा था। उस वक्त मैं अपने ही घर में अपनों के बीच में सेफ नहीं थी और जैसे ही मैंने उस शख्स को तरफ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मेरी ज़बान से निकला कि आप तो मेरे भाई हैं, मुझे यहाँ से बचा लो, और मैं आंखों में आंसू बहा रही थी, उस लाडले इकलौते भाई अमन की तरफ देख रही थी और उसने मुझे फ़ौरन ही अपने गले लगा लिया था। कुछ ही देर में अमन ने वह बंदूक सबके ऊपर टांग कर मुझे अपने पीछे कर लिया था। उस वक्त अगर भाई वक्त पर नहीं आता तो मेरी शादी उस आदमी से हो जाती जो उस वक्त सेहरा बांधे बैठा था और मैं हमेशा के लिए उसके शादी में आ जाती और उसकी बीवी बन जाती और हमेशा के लिए बिल्कुल मजबूर और बेसहारा हो जाती और ज़िल्लत और रुसवाई से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन वक्त रहते अमन भाई ने मेरी जान बचाकर भाई होने का फ़र्ज निभा दिया था और मुझे तो पहले उन चीज़ों से पता चल गया था, मुझे पहले ही वह चीज़ मिल गई थी जिससे मैं सारा सच जान चुकी थी और मेरे सामने सब कुछ था।
मेरे गुनहगार बचपन से मेरी खाला और मेरे अमन भाई नहीं थे, बल्कि मेरे ही माँ बाप थे, जो मुझे अपने ही भाई और अपने ही सगी खाला के खिलाफ करते रह गए थे और मुझे झूठी तस्वीर दिखाई थी। आसिम एक अधे मूड और पागल आदमी था, जिससे मेरी शादी होने जा रही थी। वे अमीर लोग और आलीशान घर, सब एक नाटक था। पागल आसिम मेरी माँ का ही बेटा था। दरअसल खाला ने उस खत में सब कुछ लिखा था, जो मरने से पहले मेरे भाई और मेरे लिए छोड़ गई थी। नीलू खाला हमारी सगी खाला थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे और वे बहुत ही अमीर और जायदाद दौलत के मालिक थे और उन्होंने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। और इसी वजह से मेरे चाचा और चाची, जो मेरे माँ बाप बने हुए थे, वे मुझे अपने घर ले आए थे। जो मेरी माँ बनी हुई थी, वे मेरी माँ नहीं, मेरी खाला का घर आना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नीलू खाला सारी सच्चाई जानती थी और उन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा अमन भाई को बताना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रोज़ अमन भाई ने अपने ही माँ बाप की छुप छुप कर बातें सुन ली। तब उन्हें सच्चाई का पता चला तो अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा ही नहीं होने दिया और मेरे साथ नफरत के जुल्म का नाटक करते थे और मुझे मेरे माँ बाबा ने ही गंदे लोगों को बेच दिया था और उस वक्त अमन भाई ने ही मुझे बचाया और इसी वजह से मुझे घर से दूर रखा करते थे। और जब वक्त ने खाला को हमसे दूर कर दिया था तो वे जाते जाते खत लिख गई थी और उन्होंने मेरी परवरिश इसलिए कर रखी थी कि अगर जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं सब कुछ उनके नाम कर दूं, और जो मेरे पति के जरिए आसानी से हो सकता था। अमन भाई की गैर मौजूदगी में अपने बेटे के साथ शादी करवाना चाहता था, मगर जब वक्त रहते अमन भाई को इस चीज़ की खबर मिली तो वह सारा काम छोड़कर मेरी शादी रुकवाने के लिए आ गए और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद होने से बचा ली थी। और आज मैं फ़ख्र से कह सकती थी कि अमन भाई न सगा ना होते हुए भी मेरे साथ जुल्म ना होने दिया और मुझे इस खतरनाक साजिश से बचाकर भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मैं सारी उम्र माँ की बातों में आकर उनकी मोहब्बत के झूठे ढोंग समझकर भाई के खिलाफ गई थी और उन्हें ही गलत समझती रही, और ये सब उन्होंने ही किया था। और आज मैं फ़ख्र से कह सकती थी कि अमन भाई ने सगा ना होते हुए भी मेरे साथ जुल्म ना होने दिया और मुझे इस खतरनाक साजिश से बचाकर भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मैं सारी उम्र माँ की बातों में आकर उनकी मोहब्बत के झूठे ढोंग समझकर भाई के खिलाफ गई थी और उन्हें ही गलत समझती रही, और ये सब उन्होंने ही किया था कि सबसे पहले औलाद न होने की खातिर वे अमन भाई को गोद लेकर आए थे। लेकिन आसिम के पैदा होते ही उनका सौतेला रवैया अमन भाई से शुरू हो गया था। लेकिन अमन भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वह तो पागल है, जिसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तब उन्होंने दौलत हड़पने की ये चाल मेरे साथ चली, क्योंकि मैं बचपन से ही यतीम और बेसहारा थी और मेरे माँ बाप मुझे उसके हवाले कर कर चले गए थे। चाचा और चाची ने मेरे और अमन भाई के साथ बहुत शर्मनाक खेल खेला, लेकिन ऊपर वाले ने उनके किए की सज़ा दे दी, उनके पागल बेटे के रूप में दे दी थी। और आज मैं और अमन भी उनका साथ छोड़कर चले गए थे और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।